नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स हैं। इससे पूर्व हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट चित्रकला के पेपर के बारे में। ये तो उस समय हम जैसे चर्चा कर चुके थे अब तक कि चित्रकला के तत्वों के बारे में, कि चित्रकला के कौन कौन से तत्व, जिसमें 6 तत्व थे। उसमें से हम चर्चा कर चुके थे रेखा, रूप, वर्ण, तान यानी टोन, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत यानी कि टेक्सचर्स। इस पे हम चर्चा कर चुके थे। पोत के बारे में जैसे मैंने बताया था कि पोत की क्या परिभाषा रही है, पोत के बारे में इसके क्या वर्गीकरण रहा है, कितने इसके प्रकार रहे हैं। जैसे किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को भी पोत कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, पत्थर, उनके रंग, रूप, स्पर्श, ज्ञान होते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के अतिरिक्त मानव निर्मित यानी कि मैन मेड भी अनेक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के धरातल देखने को मिलते हैं। पोत को जहां हम एक और देख सकते हैं, अर्थात नेत्रों के द्वारा, उतना ही छूकर या स्पर्श ज्ञान द्वारा भी कर सकते हैं। अतः पोत से जैसे तात्पर्य जो छूने और देखने में एक ही प्रकार की अनुभूति फीलिंग दे। उदाहरण के लिए एक पत्थर जो ठोस एवं कठोर है, उससे पत्थर की तरह कठोरी दिखाया जाएगा, न कि नर्म या मांस के टुकड़े के समान। इस प्रकार देखने और छूने के सम्मिलित अनुभव से वस्तुएं जैसे दिखती है वैसी ही चिकना और धूमिल वैसी ही छूने में भी अनुभव होती है। अतः गीला व सूखा धरातल, रूखा और मुलायम, चिकना और धूमिल धरातल आदि विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं जो छूने व देखने में एक समान अनुभूति देते हैं। तो ये तो रही थी जैसे उसकी परिभाषा के बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर जैसे पोत का वर्गीकरण था, जैसे प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत। प्राकृतिक जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति के अंदर जो विद्यमान है। दूसरा है कॉपी टेक्सचर यानी अनुकृत, जो हम जैसे अनुकरण करके किसी चीज़ को देख के हम उसको बनाते हैं। और तीसरा है जैसे सृजित पोत, क्रिएटेड, जो हम अपने कलाकार अपने यंत्रों विभिन्न साधनों के द्वारा पोत का सृजन करता है। तो इस प्रकार जैसे ये पोत का वर्गीकरण 3 प्रकार से। उसके बाद हम चर्चा करी जैसे पोत है अंतराल, यानी कि पोत और स्पेस के अंतराल में जैसे पोत की उपस्थिति की एक रास्ता को भंग कर उसे रुचिकर बनाता है। यानी मतलब जो भी स्पेस है या जो जगह है उसके अंदर पोत यानी टेक्सचर के द्वारा हम उस स्पेस को एक रुचिकर रूप में, जो खाली स्पेस है उसको भी टेक्सचर के द्वारा, किसी भी टेक्सचर के द्वारा उसको एक रुचिकर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। और जो पोत है वो मूर्तिकला की, मूर्ति के अंदर जैसे कि इस मूर्तिकला के निर्माण में पोत बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। जैसे इसमें मूर्ति के धरातल की समरसता और चिकनेपन को खत्म कर और विभिन्न प्रकार के पोत के निर्माण से रुचिकर बनाया जाता है स्टेचूज़ को, मूर्तियों को। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग उसके पार्ट्स के हिसाब से उसमें टेक्सचर्स प्रदान करके उसको एक रुचिकर चीज़ बनाई जाती है, मूर्तियों में दिखाए जा सकते हैं। वैसे जैसे पोत के प्रकार और प्रभाव के बारे में बताया कि जैसे खुरदरा पोत, चिकने पोत, तेलीय धरातल, कोमल पोत और कठोर पोत, इनके बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके थे। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तल, चरित्र और संयोजन, जैसे कि यानी कि पोत आमांकित निम्न बिंदुओं को, जैसे जो निम्न बिंदु हैं उनको अपनाकर चित्रकार अपने चित्र को सफल प्रेषित कर सकता है। यानी कि ये प्राकृतिक या जो अपने जो होम मैन मेड है, यानी कि हम अपने क्रिएशन के द्वारा भी अलग अलग टेक्सचर्स को बना सकते हैं। अलग अलग टेक्सचर्स का निर्माण करके एक पेंटिंग में, एक चित्र के अंदर हम विशेषता उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे विरोधाभास, कोई भी पतला रंग लगाए तथा उसके साथ रेतीले रंगों का उपयोग करें, इससे तल चरित्र में आकर्षक विरोधाभास उत्पन्न होगा। मतलब ये एक तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अगर किसी पेंटिंग में या किसी चित्र में इनके द्वारा अगर हम और प्रयोग करते हैं तो हमें टेक्सचर्स के विभिन्न रूप और देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लो पहला है, जैसे रेतीले धोरों के बारे में अगर हम कोई करना चाहें तो कोई भी पतला रंग लगाएं और उसके साथ रेतीले रंगों का उपयोग करें और इससे तल चरित्र में आकर्षक विरोधाभास उत्पन्न होगा, यानी कि उसमें धोरों का एक आभास हमें महसूस होगा। दूसरा पुनरावर्ती, तो पुनरावृत्ति के अंदर किसी भी कृति से
में से एक ही प्रकार के तल चरित्र को यह उसके विभिन्न भागों में उभारा जाएगा तो उसमें एक नया आकर्षण पैदा होगा। यह पुनरावृत्ति संयोजन में निखार लाएगी। यानी किसी कृति में एक ही प्रकार के जो टेक्सचर्स हैं को वह उसके विभिन्न भागों में अलग अलग जगह उभारा जाएगा तो उसमें एक नयापन आएगा, नयापन और एक आकर्षण पैदा होगा और यह पुनरावृत्ति के जो संयोजन में भी निखार लाएगी। तीसरा, ये संतुलन के द्वारा जैसे मान लो चित्र में दी गई आकृतियों अथवा आकारों के बीच में संयोजन की दृष्टि से अनेक बार असंतुलन हो जाता है। तो यह असंतुलन नवीन तल यानी नए टेक्सचर्स को की अभिव्यक्ति से दूर किया जा सकता है। मान लीजिए पेंटिंग है, उसमें पेंटिंग में अगर संतुलन का भार असंतुलन जैसे महसूस हो रहा है कृतियों में कई बार फॉर्म्स के अंदर, तो हम टेक्सचर्स के माध्यम से भी उसके अंदर उसको संतुलन कर सकते हैं। संगति, चित्र में यदि रंग रेखाओं अथवा आकृतियों को संगति नहीं बैठ रही हो तो उसे एक ही ऊष्मा वाले मोनोटोरस रंगों द्वारा निर्मित तल चरित्र द्वारा बैठाया जा सकता है। एकता, प्राय देखा गया कि चित्रकार अपनी कृतियों में संयोजन सिद्धांत के मुताबिक रूपाकारों की एकता कायम नहीं रख पाते हैं और रंगों की दृष्टि से भी उनकी कृतियों में एकता का अभाव खलता है। अतः सुंदर तल यानी सुंदर टेक्सचर्स इसमें एकता कायम रख सकते हैं। चित्तल चरित्र या टेक्सचर्स का महत्व मात्र चित्रकला से में ही नहीं अपितु जैसे मैंने बताया था मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उतनी उसकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। मूर्ति निर्माण में पदार्थ अथवा साधन की एक रास्ता नष्ट करने के लिए आजकल तल चरित्र उभारने का प्रचलन हो गया है। प्रदर्शनियों में जो प्रायोगिक शिल्प देखने को मिलते हैं उसमें लोहे, स्टील व लकड़ी आदि का उपयोग करके उनके तल चरित्र को यानी उनके टेक्सचर्स को उनके उभारा जाता है। अब इसके साथ ही जैसे और टेक्सचर्स के बारे में बताया है कि जैसे हम किन किन साधनों के द्वारा किन किन माध्यमों से भी टेक्सचर्स का निर्माण अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कागज़ है तो कागज़ के ऊपर जैसे मान लो पेंसिल को रगड़ कर भी हम अलग अलग टेक्सचर्स बना सकते हैं। ऐसे कपड़ा है तो कपड़े में पोस्टर कलर और स्थायी मोम कलर लगाकर तो उसको स्पर्श करके और रगड़ करके भी हम टेक्सचर्स का निर्माण करते हैं। ऐसे जैसे लकड़ी या हार्डबोर्ड, प्लास्टिक प्लेट या लकड़ी से हार्डबोर्ड है उसको फेविकोल से चिपका कर उभार कर उसके ऊपर और हम नए नए टेक्सचर्स बना सकते हैं। ऐसे जैसे प्लास्टिक प्लेट पे ऑयल क्रेयॉन्स जो आजकल कलर आते हैं उनके द्वारा घुमाकर रगड़कर भी बना सकते हैं। और कैनवास पर है तो कैनवास पर ऑयल कलर्स है तो उसे प्लास्टिक वाइट लगाने से या टेक्सचर वाइट लगाने से के बाद भी अलग अलग हम टेक्सचर्स तो ये हमारे कुछ एक साधन है उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। अब है जैसे पोत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सचर्स। पोत का चित्रकला के तत्वों रेखा रूप रंग आदि के समान ही महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक कलाकार कला रचना में पोत का प्रयोग अधिकाधिक करने लगे हैं। जैसे आजकल अनेक चित्रकार टेक्सचर्स का खूब प्रयोग कर रहे हैं। प्राचीन समय की कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला व भवन निर्माण कला आदि में समतल सतह अच्छी मानी जाती थी, परंतु आज स्थिति भिन्न है। कला में विभिन्न प्रकार के पोत का प्रयोग किया जाने लगा। इससे धरातल में रुचि उत्पन्न होती है। विभिन्नता लाने के लिए चाक्षुष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रचना में पोत का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार पोत भी चित्र के तत्वों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य तत्व। आधुनिक कलाकार पोत के महत्व को समझ रहे हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं और अधिक सौंदर्यात्मक गुण प्रदान करने के लिए पोत की विविधता को अपनाया है। जैसे चित्रकला, भवन निर्माण, मूर्तिकला, आंतरिक सज्जा, बाह्य सज्जा आदि में नए नए पदार्थों जैसे मैंने बताया कि कांच है, प्लास्टिक है, स्पंज है, रबड़ है आदि का प्रयोग करके पोत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया है और बनाया जा रहा है। अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट कर करके जैसे चित्रकार अलग अलग कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर कोई कांच का प्रयोग कर रहा है तो कोई प्लास्टिक का, कोई स्पंज का, कोई रबड़ आदि का प्रयोग कर रहे हैं, कोई उनको चिपका के कर रहा है, कोई टेक्सचर वाइट से कर रहा है। तो जो साधन मिल रहा है, जो क्रिएटिविटी का जो भी इसको साधन मिल रहा है उनके द्वारा वो आजकल पेंटिंग्स में या अपनी कलाओं के अंदर चाहे मूर्ति कला हो, पेंटिंग हो, उनके अंदर एक विशेषता वो मतलब
लाने के लिए टेक्सचर्स का अलग अलग जैसे उसके अंदर प्रयोग करके पोत को नए अधिक और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। जो कलाकार कला में नवीनता प्रवीणता जो कलाकार कला में प्रवीणता प्राप्त करता जाता है, यानी कि वो हंसते उतना जो कुशल एक आर्टिस्ट बनता जाता है, त्यों तो उसकी प्रवीणता के साथ उसके अनुभव परिपक्व होते जाते हैं और वह कला पक्ष में प्रवीणता प्राप्त करता जाता है और उसके अनुभव परिपक्व होते जाते हैं। तो वह कला पक्ष के अंतर्गत अधिकाधिक पोत का निर्माण करता जाता है या कर रहा है और भी अधिकाधिक निर्माण करेगा। केवल मात्र प्राकृतिक रूपों व विषय वस्तु पर ही निर्भर नहीं रहेगा या नहीं करेगा। जैसे घनवादी, अति यथार्थवादी, रचनावादी, इससे पूर्व जैसे घनवादी मतलब जो आधुनिक जो कला रही है उसके अंदर घनवादी, अति यथार्थवादी, सूर्यलिज्म, रचनावादी आदि कला रचनाओं में पोत को पर्याप्त रूप से इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आज की जो चल रही है कला का जो चलन चल रहा है, यानी हमारे पश्चिम के अंदर भी जो यूरोप के अंदर आधुनिक जो कला रही हैं, जो आधुनिक कलाओं का जो डेवलपमेंट्स रहा, उनके अंदर आधुनिक कलाकारों ने, जिसके अंदर मुख्य रूप से घनवाद है, घनवाद के अंदर पिकासो ने कई प्रयोग किए। कहीं पर सूतली को चिपका के, कार्डबोर्ड के डिब्बों को चिपका के, कार्डबोर्ड को टेक्सचर्स के, इसलिए अनेक प्रयोग किए हैं। ऐसे जैसे अति यथार्थवादी, सूर्यलिज्म में, रचनावादी में, इन सभी कलाओं में, और हमारे यहाँ भी आजकल बड़े बड़े जितने भी चित्रकार हैं वो अपने कैनवास पे, उसके बैकग्राउंड्स में, उसके फॉर्म्स के अंदर, उनमें अलग अलग टेक्सचर्स को, जो टेक्सचर के माध्यम से कला, जैसे प्लास्टिक के टुकड़ों के माध्यम से, स्पंज के माध्यम से, रबड़ के माध्यम से, कलर्स को नाइफ़ के द्वारा भी कलर्स को उपहार के रूप में दिखाकर अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये इसका जैसे मैंने बताया अपना ये कंप्लीट हुआ टॉपिक टेक्सचर्स का। तो हमारे अब तक के जैसे चित्रकला के तत्वों के अंदर थे कि कौन कौन से 6 तत्व हैं। तो हमारे 5 तत्व, पहला था रेखा के बारे में हम वर्णन कर चुके हैं। उसके बाद रूप यानी कि फॉर्म, उसके बारे में रेखा, रूप, और उसके बाद में वर्ण के बाद में टोन, और टोन के बाद में पोत यानी टेक्सचर्स। इस तरह से ये चित्रकला के 5 तत्वों का अब तक हम वो आपका वर्णन कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला जो हम इसका लास्ट जो बिंदु है, लास्ट जो तत्व है वो है स्पेस। इसके बारे में अगले में हम चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।